3600 लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे, तो वहाँ से अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो सही कंटेंट कैसे ढूंढे और किस यूट्यूबर को फॉलो करे? तो मतलब ऑनलाइन जाओगे तो बहुत से सारे साधन मिल जाएंगे आपको, बट आपको अगर आप उन सब चीज़ों में फंसे रहोगे तो आप उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। बच्चों के मतलब ये रहता है कि उनके माँ बाप से प्रेशर रहता है, रिश्तेदारों के प्रेशर रहता है, तो आप उस प्रेशर को कैसे टैकल करते थे? या नहीं, पापा इतना मेहनत करने के बाद पढ़ा रहे हैं तो हमको करना है तो करना है। आपने जब तैयारी शुरू करी तो कैसे आपने स्टार्ट करा कि किस सब्जेक्ट को डेली पढ़ते थे, मतलब सभी सब्जेक्ट डेली पढ़ते थे या एक बार आपने खत्म करा? कैसे आपने स्टार्ट करा? एक बार कोचिंग तो नहीं गया, वही सेल्फ मोड में ही स्टार्ट किया था, बाकी का कुछ सोर्स ऑनलाइन थे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी थे कि जिनको आप छोड़कर जाते थे कि सब पढ़कर जाते थे? नहीं, कुछ सब्जेक्ट तो मैं छोड़ता ही था हमेशा। जैसे कि इसके अलावा आपने जब बताया कि एक दिन में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे आप? डेली पढ़ना है और इतना लिमिट में पढ़ना है, तो ताकि जो कंटेंट मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझको थोड़ा लॉन्ग टर्म तक याद रहे। जहाँ पर संसाधन नहीं है, देहरादून नहीं आ सकते हैं, वो घर बैठकर कैसे तैयारी कर सकते हैं? फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब वगैरह करनी पड़ी थी। और इन बुक्स को पढ़ने का तरीका क्या रहता था आपका, कि कैसे नोट्स बनाकर पढ़ते थे कि आप, या फिर मतलब किस तरीके से आप? मतलब फैमिली वाले बोलते थे कि कब तक प्राइवेट जॉबें करोगे। जैसा आपने शुरुआत में बताया था कि आपने जॉब छोड़ी, आपको क्या लगता है कि तैयारी करने के लिए जॉब छोड़ना जरूरी है कि कोई जॉब के दौरान भी तैयारी कर सकता है? हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो की टॉपर स्टॉक सीरीज़ में आज मेरे साथ वन आरक्षी में चयनित हाल ही में जो शख्स है वो बैठे हैं यहाँ पर। इनका इंट्रोडक्शन ये खुद ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर आने वाला कोई भी जो शख्स होता है, यहाँ पर आने वाला जो भी कैंडिडेट होता है वो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं होता है, ये सब आप जानते ही हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और आपके जो भी सवाल रहते हैं, जो यहाँ पर गेस्ट आते हैं हमारे, क्योंकि आप भी एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, बहुत सारे सवाल आपके रहते होंगे कि कैसे तैयारी करें, क्या आपके जो तैयारी के दौरान जो भी क्वेश्चंस रहते हैं आप इनसे पूछ सकते हैं। तो हमारी कम्युनिटी टैब में आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू मुकुल भाई। सबसे पहले मैं मुकुल भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। तो मेरा नाम लीलाधर है और मैं वैसे बेसिकली उधम सिंह नगर का रहने वाला, मतलब जो मेरे फादर वगैरह हैं, और हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ देहरादून में रह रहे हैं। लीलाधर जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो बैठे हैं इन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो प्रशांत नाम से चर्चित है ये, शायद बहुत सारे व्यूवर्स देख रहे होंगे तो उनको भी आज इनका नाम पहली बार पता लगा होगा। तो लीलाधर जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो शिक्षा हुई है प्रारंभिक, वो कहाँ से हुई? उधम सिंह नगर से? मेरी मतलब 3rd क्लास तक मैं उधम सिंह नगर में, उसके बाद में 7 से लेकर 12 तक यहाँ देहरादून में से मतलब स्कूलिंग वगैरह हुई है मेरी यहाँ से। स्कूलिंग? और अभी मेरी कॉलेज में मतलब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ मैं। फाइनल ईयर में है। तो लीलाधर जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने तैयारी कब से शुरू करी? मैंने स्टार्टिंग 2020 से की थी। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले बस थोड़ा जॉब की थी इधर उधर, और मतलब थोड़ा फैमिली को सपोर्ट हो जाए तो उस वजह से थोड़ा जॉब करने के बाद में फिर 2020 से मैं प्रॉपर इस तैयारी में आया ग्रुप सी की तरफ। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? मतलब आपने बोला ना फैमिली को सपोर्ट करना। फैमिली मतलब फादर प्राइवेट जॉब करते हैं तो फिर उस हिसाब से नहीं हो पाता है, तो फिर भाई भी उस टाइम पे डिप्लोमा कर रहे थे, तो फिर उस वजह से थोड़ा फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब वगैरह करनी पड़ी थी। तो तैयारी का आपने सोचा कैसे कि यार अब जॉब छोड़ता हूँ, तैयारी स्टार्ट करता हूँ? मतलब फैमिली वाले बोलते थे कि कब तक प्राइवेट जॉबें करोगे, तो मतलब इसमें आगे कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा आगे लाइफ में। फिर हम भी प्राइवेट में रहे हैं कि आप इतना पढ़ने लिखने के बाद कुछ तो आगे हमसे अच्छा करो, तो फिर इस वजह से फिर बाकी का मेरे जो चाचा जी हैं तो वो थोड़ा सपोर्ट करते थे कि आगे पढ़ो, हम कर देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो इस वजह से फिर एक तरफ मन बना लिया कि अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रिपरेशन करनी है अपनी। तो तैयारी के दौरान मैं इनको प्रशांत भाई बोलूँगा क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है इनके नाम की, तो प्रशांत भाई चलेगा हमारा। प्रशांत भाई, एक और चीज़ बताइए, जब आप तैयारी करते थे तो आप तैयारी के दौरान आपने मोड क्या चुना था, कि सेल्फ स्टडी या फिर किसी कोचिंग में गए थे आप? कैसे आपने तैयारी स्टार्ट करी? नहीं, कोचिंग तो नहीं गया, वही सेल्फ मोड में ही स्टार्ट किया था, बाकी का कुछ सोर्स ऑनलाइन थे तो वहाँ से अपना सिलेबस ऑनलाइन से। जैसे ऑनलाइन की बात अभी हमारे जो इससे पहले गेस्ट आए थे उन्होंने भी बताया, ऑनलाइन से बच्चों में कन्फ्यूजन बहुत रहता है। आज की डेट में आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुल चुके हैं, वेरियस चैनल हैं कि 3600 लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे, तो वहाँ से अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो सही कंटेंट कैसे ढूंढे और किस यूट्यूबर को फॉलो करे? सबसे पहले ये है कि आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो भी यूट्यूबर, आप किसी एक को पकड़ो। ये नहीं कि आप आज 1 घंटे की वीडियो आपने किसी यूट्यूब की देख ली
फिर अगले दिन नेक्स्ट किसी यूट्यूबर की, तो उसमें क्या है कि कन्फ्यूजन होता है और सबका तरीका अपना अलग अलग होता है पढ़ाने का। तो आप कोशिश ये करो कि हो सके तो किसी एक यूट्यूबर को फॉलो करो और उसकी वीडियोज़ देखो, व्यूज़ देख लो, मतलब किस टाइप का कंटेंट है उनका, और कुछ अपने बुक्स वगैरह से मिला के देखो कि कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ से पढ़ो। जैसे रहता है ना कि हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत सारा ये चल रहा है कि जैसे इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, तो बहुत से बच्चों को इससे हेल्प मिलती है। बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पर गेस्ट आते हैं उनकी अपनी स्ट्रैटेजी रहती है, हमारी खुद की रहती है। बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें बताते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे एक चीज़ को सेटअप कर हम लोग आगे अपने गोल की तरफ बढ़े? नहीं, देखो स्ट्रैटेजी तो किसी की नहीं होती है, वो सेल्फ में खुद में ही बनानी पड़ती है। क्या हमको देखना पड़ता है ना कि हमको कौन सा अच्छा लगेगा या कौन सा अच्छा नहीं है। आप अब यूट्यूब मतलब ऑनलाइन जाओगे तो बहुत से सारे साधन मिल जाएंगे आपको, बट आपको अगर आप उन सब चीज़ों में फंसे रहोगे तो आप उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए कोशिश करो कि अपना किसी एक मतलब जो भी यूट्यूबर है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि उसको बेसिकली उसके कंटेंट देखो, उसके वीडियोज़ देखो कि मतलब क्या है क्या नहीं है कंटेंट से, तो तब जाके आप उसको फॉलो कर लो। अच्छा, आपने यूट्यूब की बात करी यहाँ पर, तो बहुत सारे सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा आप लोगों के जितने रहते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, और हमें सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर सकते हैं। आपने बोला यूट्यूब से पढ़ो, तो यूट्यूब से कैसे पढ़ना है? कोई तरीका? जैसे यूट्यूब पर वीडियो चल रही है, बहुत से लोग क्या करते हैं, एयरफोन लगाए कान में और लेक्चर चल रहा है और लेट के बिल्कुल बस बिस्तर पर देखते हैं, सोचते हैं याद हो रहा है। कैसे तरीका है यूट्यूब से पढ़ने का? ये तरीका तो बिल्कुल गलत है। अगर आप यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले आप अपना जो भी आपका मतलब स्टडी पॉइंट है, टेबल वगैरह, कुर्सी पे बैठ के, तो आप प्रॉपर एक कॉपी ले लीजिए, और उसके बाद में आप जो देख रहे हैं कि ठीक है, जो आपको आता है, कि अगर कोई क्वेश्चन है आपको आता है वो ठीक है, आपको याद रहेगा, बट जो नहीं आता उसको आप नोट डाउन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और तब आगे जाके कीजिए। ऐसा नहीं कि आप लेट के पढ़ रहे हो तो आपको सम टाइम तो याद रहेगा और लॉन्ग टर्म में याद नहीं हो पाएगा। फिर आप बाद में कुछ टाइम के बाद जब परीक्षा में बैठोगे तो आप यही भूल जाओगे उस चीज़ को। जैसे कि आप ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि आपने 2020 से तैयारी करना शुरू करा और आपका एक एग्ज़ाम कनिष्ठ सहायक का भी कुछ उसमें हुआ था, तो एक बार बताएंगे वो क्या था? हाँ, मैंने 2020 में मतलब ज़्यादा मेरी अच्छी तैयारी थी नहीं, तो मतलब ठीक ठाक थे। मैं एग्ज़ाम दिया कनिष्ठ सहायक का, तो उसमें मेरे 68 पॉइंट के आसपास नंबर थे। तो उस टाइम पे आप सभी को पता होगा नॉर्मलाइजेशन था कि किसी शिफ्ट के मार्क्स बढ़ते थे, किसी के घटते थे, तो उसमें भी मतलब मेरे मार्क्स घटे थे, तो 63 के समथिंग हो गए थे, तो डाउनफॉल वो भी आया था एक टाइम पे। तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा था जो बहुत टफ लगता था, यार इस सब्जेक्ट में तो मेरे को मतलब कड़ी मशक्कत करनी पड़ी? मुझे सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी, मैं मतलब ज्योग्राफी में कभी इतना पढ़ा नहीं, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत तो ज्योग्राफी में ही होती थी। तो उस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करा आपने? उसका बस यही था कि कंटिन्यूटी बनाई, कि बाकी का अपना जो शॉर्ट्स नोट्स थे और बुक्स वगैरह थी, तो उससे यह था कि मतलब डेली पढ़ना है और इतना लिमिट में पढ़ना है, तो ताकि जो कंटेंट मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझको थोड़ा लॉन्ग टर्म तक याद रहे। अच्छा, जैसे आपने बताया ज्योग्राफी, इसके अलावा होता है ना कि आपका ग्रुप सी का सिलेबस बहुत बड़ा है, जैसे आपको पता होगा कि सब आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी थे कि जिनको आप छोड़कर जाते थे कि सब पढ़ कर जाते थे? नहीं, कुछ सब्जेक्ट तो मैं छोड़ता ही था हमेशा। जैसे कि अब जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो उसमें से बेसिकली की रहता है कि अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं उस पार्ट को छोड़ दूंगा, कि उसके बेटर मैं कुछ और चीज़ों पे फोकस कर लेता था। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने छोड़ी, इसके अलावा अगर छोड़ने की बात करें कितना रिस्क रहता है छोड़ने पर? रिस्क तो रहता है, बट ये है कि अगर आप किसी चीज़ में रिस्क ले रहे हो तो उससे बेटर है किसी और चीज़ में आप बेटर कर सकते हो, कि अगर एक चीज़ आप छोड़ रहे हो तो दूसरी चीज़ पे आपको जो आपकी स्ट्रांग है तो उस चीज़ पर अच्छी पकड़ कर सकते हो। प्रशांत भाई, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि हाल ही में आपने देखा है, क्योंकि आपकी परीक्षा तो यूकेपीएससी ने करवाई थी, वहाँ पर आपने अच्छा स्कोर करा है और अच्छी रैंक लेकर आ पाए। अभी जो नया पैटर्न यूकेएसएससी का आया है, इसमें आप तराई से आते हैं, तो ये गढ़वाली कुमाऊनी का प्रचलन ज़्यादा चला है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपका क्या व्यू है इस पर? हाँ, इसका मतलब व्यूज़ तो ये है कि जो तराई हरिद्वार और देहरादून के कुछ जो बच्चे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट यह है कि अगर कुछ हम बेसिक चीज़ें अगर ध्यान देंगे, तो अगर आयोग 2 से 4 नंबर का मतलब क्वेश्चंस आते हैं गढ़वाल के या कुमाऊनी या जौनसारी, तो आप इसको ये है कि कुछ बेसिक अपने फ्रेंड सर्कल में देखो, उनसे बात कीजिए, तो उनसे मतलब उनके थोड़ा कल्चर के बारे में जानिए, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड गढ़वाल के भी हैं, कुछ कुमाऊँ के भी हैं, कुछ जौनसार के भी हैं, तो मैं कभी बेसिकली खाली टाइम से उनसे यही पूछता था कि आपके यहाँ ये चीज़ क्या होती है, कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ कैसा होता है। तो कुछ उस चीज़ों से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है कि अभी मतलब गढ़वाली और जो कुमाऊनी है तो उसको मैं समझ लेता हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब है कि प्रश्नों से आपको इतनी ज़्यादा तनाव नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है आयोग से यही कहने चाहेंगे कि अगर 4 से 5 नंबर तो उसको थोड़ा सा कम किया जाए। ठीक है, ये 1, 2 या 3 नंबर का। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे कि आपने बताया, अब थोड़ा तैयारी पर आते हैं।
आपने जब तैयारी शुरू करी तो कैसे आपने स्टार्ट करा कि किस सब्जेक्ट को डेली पढ़ते थे, मतलब सभी सब्जेक्ट डेली पढ़ते थे या एक बार आपने ख़त्म करा, कैसे आपने स्टार्ट करा एक बार बताएंगे? स्टार्टिंग जब मैं 2021 के बाद में फिर मैं प्रॉपर इसी चीज़ में आया, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना बेसिक सिलेबस देखा कि सिलेबस में है क्या क्या। तो उस हिसाब से मैंने अपनी फिर बुक्स वगैरह अरेंज करी और फिर मैं मतलब अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई कि डेली मुझे कितने घंटे और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ये नहीं कि मतलब एक बुक उठा ली, जैसे हिंदी है, हिंदी को मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, नहीं, उसका एक लिमिट में कि मतलब 1.5 से 2 घंटे मुझे एक सब्जेक्ट देना है। और एक दिन में तकरीबन मैं 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ता था। 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे? हाँ। टाइम टेबल कैसे मैनेज करते थे आप पढ़ने का? टाइम टेबल यही था कि अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले उठो, फिर थोड़ा मेडिटेशन कर लो, योगा। तो उसके बाद में मैं फिर अपना 5 बजे से पढ़ने बैठ जाता था। तो फिर अपना पहले स्टार्टिंग थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह देख लिए, फिर उसके बाद में अपना सब्जेक्ट के एक मतलब 2 घंटे या 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट को देना है बस। जैसे आप तैयारी के दौरान लाइब्रेरी जाते थे कि घर से ही पढ़ते? नहीं, मैंने घर पे ही ज्वाइन किया क्योंकि उस टाइम पे मैं लाइब्रेरी अफोर्ड नहीं कर सकते थे फैमिली वाले। अच्छा, लाइब्रेरी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है, लाइब्रेरी का ट्रेंड आजकल बना है कि आप लाइब्रेरी जाओगे तो ही पढ़ाई होगी। तो आप किसी जो घर से पढ़ाई कर रहा है उसको क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसे वो घर से पढ़ाई करे? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप लाइब्रेरी जाओगे तभी आपकी पढ़ाई होगी, आप घर पे भी कर सकते हो। अब हमारा तो यहाँ फैमिली में हम एक ही रूम में रहते हैं, मैं, मम्मी, पापा और मैं लोग। तो अब एक ही रूम में मैंने अपना एक स्टडी रूम, मतलब उसी को रहने में, उसी में हमको रहना है, और स्टडी रूम भी मैंने उसी को बना रखा था। तो मैं मतलब ये था कि अपने किसी एक जगह बैठ के पर्टिकुलर वहाँ पे अपना स्टडी करता था। नहीं, दिक्कतें बहुत आती होंगी ना, कभी रिलेटिव्स आ गए, कभी कोई गेस्ट मतलब कुछ और आ गया? नहीं, अगर ऐसा होता था गेस्ट वगैरह आते थे तो मैं छत पे चला जाता था कि मतलब आपने एक कमरे में रहकर अपनी तैयारी करी है? हाँ जी। और उसी कमरे से आज आप यहाँ पर सरकारी नौकरी हासिल कर बैठे हैं? हाँ जी। इसके अलावा आपने जब बताया कि एक दिन में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे आप? जैसे मैं मतलब स्टार्टिंग 1 घंटा करंट अफेयर्स वगैरह देखता था, फिर उसके बाद में 2 घंटे हिंदी को देता था पर्टिकुलर, फिर उसके बाद में 2 घंटे अपने उत्तराखंड सब्जेक्ट को, मतलब मॉर्निंग के टाइम में। फिर उसके बाद में बीच में थोड़ा गैप दिया, 1-2 घंटे ब्रेक वगैरह लेने के बाद फिर थोड़ा रीजनिंग को डेली प्रैक्टिस करता था, और फिर कंप्यूटर को भी डेली देखता था। और फिर अपने दिन भर में जो मैंने पढ़ा तो उसको शाम को एक बार दोबारा से देखना था कि मतलब जो पार्ट्स मैं भूल रहा हूँ तो उसको दोबारा से रिवीजन कर लेता था मैं, ऐसे करके। इसके अलावा जब आप तैयारी करते थे तो कभी कभार होता होगा ना कि यार एग्जाम नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली टाइम पर, हो रहे हैं तो रद्द हो जा रहे हैं, क्योंकि आपने भी वो दौर देखा है, 20 से आपने बताया ना 23 में आए। तो आप उस दौरान खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे कि यार मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि यहाँ पर कोई डेट नहीं है एग्जाम की, है ना कोई रिजल्ट आने का टाइम है, ना ज्वाइनिंग का टाइम है, तो उस दौरान आप खुद को कैसे समझाते थे? मैं बस यही रहता था कि अगर एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है तो एक ना एक दिन तो होगा ही, कि ये तो है नहीं कि एग्ज़ाम वगैरह नहीं होंगे, बट जब भी होंगे तो मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा। अगर मैं अभी से प्रिपरेशन नहीं करूँगा, सोचूंगा कि जब एग्ज़ाम आएगा तब मैं तैयारी करूँगा, 4 महीने पहले बैठ जाऊँगा, तो फिर नहीं हो पाता। तो मतलब मैं अपनी कंटिन्यूटी उस हिसाब से था कि मुझे अपना टारगेट जहाँ जाना है तो वो अचीव करना है तो करना ही करना है। तो उस हिसाब से अपने आप को मोटिवेट करता था। फिर बाकी का फैमिली का थोड़ा देख के कि यार नहीं, पापा इतना मेहनत करने के बाद पढ़ा रहे हैं तो हमको करना है, तो करना है, बस रिज़ल्ट उनको देना है। तो रिजल्ट मिलने के बाद घर वालों का क्या रिएक्शन है? बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी मिली पिताजी को जी, और घर में खुशी का माहौल है। इसके बाद आपका आगे की तैयारी क्या है? अभी तो आगे की तैयारी जारी है। अभी आगे मैं स्टेनो भी मैंने सीखी थी 1 साल के आसपास, तो अब मैं स्टेनो के उसमें देखूंगा आगे EPS की जो पोस्ट आ रही है। प्रशांत भाई, आप जो भी स्टूडेंट है, आपने देखा होगा तैयारी करने के दौरान आपका भी फ्रेंड सर्कल होगा, बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं कि काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे आपके भी साथ में रहे होंगे, ऐसे हमारे व्यूअर भी बहुत सारे होंगे कि यार कंटिन्यू लगे हैं तैयारी में, तो वो लोग कैसे अपने आप को एक दिलासा दे कि यार मैं लगा रहूं या छोड़ दूं, कैसे अपने आप को समझाएं? नहीं, देखो आपको मतलब अगर काफ़ी टाइम हो गया है तो आप करते रहिए तैयारी, आपको एक ना एक दिन आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। बट यह है कंटिन्यूटी आपको बनानी पड़ेगी, किसी चीज़ को आपको देना है कि आपको बस अपना टारगेट सेट कीजिए कि आपको ये करना है तो करना ही है। ये नहीं कि आप 4 दिन के बाद बोलते नहीं कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप ऐसे में डाउनफॉल में ही जाओगे। और हो सके तो थोड़ा नेगेटिव चीज़ों से दूर ही रहे तो बेटर है। नेगेटिव की बात आपने करी, जब आप तैयारी करते थे उस दौरान आपका मतलब एक व्यवहार कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था कि आप शादी वगैरह में जाते थे या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में घूमना फिरना, ये सब कुछ आपका ऑन था कि आपने सब कुछ छोड़ दिया? नहीं था, बट एक लिमिट में था। जैसे ये नहीं था कि कभी भी कहीं चल दिए, जाना था, होता था जैसे वीकली कहीं चले गए 1-2 घंटे के लिए, और जैसे फैमिली शादी वगैरह तो ऐसा कहीं जाना हुआ नहीं। अच्छा, मतलब आपने सब अवॉइड किया। तभी आप आज यहाँ पर सक्सेस भी हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करते थे, आपने बताया ना आप घर से पढ़ते थे,
काफ़ी चीज़ें होती होंगी कि आपको बाहर का एटमॉस्फेयर पता नहीं लग पाता होगा। जैसे लाइब्रेरी में भीड़ रहती है, बच्चे कंपटीशन को देखकर डरते हैं, है ना। होता है कि आप जब माहौल में रहते हैं तो आपको पता लगता है कि कैसा कंपटीशन है, मुझे किस प्रकार से तैयारी करनी है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो उस दौरान आप खुद को कैसे समझाते थे कि यार मैं इन भीड़ से तो बहुत अलग हूँ। जैसे हमारे व्यूवर है, कोई अगर गाँव में बैठ कर ये वीडियो देख रहा है, चमोली में, पौड़ी में, उसको वो माहौल नहीं मिल पा रहा है देहरादून वाला। तो आपको जब घर पे रहते थे कैसे आपने समझाया कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कि मैं इस माहौल के मतलब इस पेपर के लिए तैयार हो चुका हूँ? मतलब मैं ये था कि मुझे अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस था कि मतलब मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ, और कि आज नहीं तो कल मेरा कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक हो ही जाएगा। तो इस वजह से मतलब, और दूसरा ये रहता है कि लाइब्रेरी ट्रेंड्स वगैरह जो भी है कि इतनी भीड़ है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अगर सपोज 10 पोस्टें आए तो आप ये सोचो कि उसमें एक सीट आपकी है, बाकी की आपको 9 से मतलब नहीं है, कि आप सिर्फ एक सीट पे फाइट करना है और आपको अपना बेस्ट करके वो लेना ही टारगेट अपना। तो अगर आप गांव में भी बैठो तो गांव से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप शहर में जाओगे तभी हो पाएगा। अगर आपको साधन मिलते हैं तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी जारी कर सकते हो। जैसा आपने शुरुआत में बताया था कि आपने जॉब छोड़ी, आपको क्या लगता है कि तैयारी करने के लिए जॉब छोड़ना ज़रूरी है, कि कोई जॉब के दौरान भी तैयारी कर सकता है? नहीं, कर सकता है जॉब के साथ भी, बट हमारे साथ में ये था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था उस टाइम पे, फिर इस वजह से हमको जॉब छोड़नी पड़ी। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई जॉब कर रहा है और तो जॉब के दौरान भी तैयारी हो सकती है? हाँ, जॉब के दौरान भी अगर आपके पास सोर्स हैं तो आप उसके दौरान भी जॉब कर सकते हो। मेरे जानने में एक मेरे फ्रेंड है, वो एसएससी में निकले हैं, तो जॉब करते थे प्राइवेट जॉब, और उसके बाद में भी उन्होंने मतलब एसएससी सीजीएल क्रैक किया था, और अभी वो शायद मुरादाबाद में है, पोस्टेड है रेलवे में, और एक एग्ज़ाम उन्होंने और निकाला था, तो वो मुरादाबाद में जॉब है। मतलब जॉब में रहते हुए उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है? हाँ, निकाला है। प्रशांत भाई, एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे आप देखते हो कि हमारे यहाँ पर जो है दुरुस्त गांव से आते हैं, मतलब जैसे चमोली, पिथौरागढ़ या पौड़ी, जहाँ पर संसाधन नहीं है, देहरादून नहीं आ सकते हैं, वो घर बैठकर कैसे तैयारी कर सकते हैं? मतलब कि किस तरीके से वो शहर वाले बच्चों से भी कॉम्पिटिट कर पाए और अपना जो परीक्षा में स्थान है वो सुनिश्चित कर पाए? उसके लिए तो आपको मतलब मैं वही बोलना चाहूँगा फिर कि आपको अपनी तैयारी, अपना टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि आपको करना है। तो जैसे अब जो गांव में बैठे हैं तो उनके लिए मतलब ये है कि अपने सबसे पहले बुक्स वगैरह ले लो, फिर उसके बाद में अपना कुछ ऑनलाइन सोर्स में देख लो, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, तो आप वहाँ से कर सकते हो अपनी तैयारी। जैसे आपने फॉरेस्ट में अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, 25 किलोमीटर दौड़ भी हुई थी। हाँ जी। बहुत सारे बच्चे ऐसे अभी जिनका वेटिंग में नाम आया है, तो उन बच्चों के फिजिकल के लिए कोई टिप्स अगर आप देना चाहो कि कैसे फिजिकल को कर पाए? फिजिकल के लिए यह है कि आपको थोड़ा मतलब पर डे थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए, कि तकरीबन 10 आधा घंटे के आसपास। हम लोग थे कि हम लोग डेली 1 घंटे ग्राउंड जाते थे, तो हम लोग अपना वर्कआउट डेली करते थे कि हमको अब ये था कि हमने एग्ज़ाम पास किया तो हमको फिजिकल भी पास करना ही करना है। तो हमने तकरीबन 3 मंथ से 4 मंथ्स हम डेली जाते थे ग्राउंड, कि हमको अपना बेस्ट करके आना है उस दिन। आपने रेस कितने मिनट में कंप्लीट करी थी? मैंने 2 घंटे 59 सेकंड में करी थी कंप्लीट। आपने लगभग 3 घंटे में मतलब पूरी 3 घंटे के आसपास 25 किलोमीटर कंप्लीट कर दी थी? हाँ जी। कितना मुश्किल रहा था रेस कंप्लीट करना? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि हमने 4 महीने प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं उसको, तो हमें कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा इतना। बाकी आपकी जो फॉरेस्ट की नौकरी है काफ़ी चैलेंजेस वाली नौकरी है, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? मतलब चैलेंज तो हर जॉब में है, ऐसा नहीं है कि आप फॉरेस्ट में हो तो भी चैलेंज है। आपको किसी भी फील्ड में जाओगे तो वहाँ चैलेंज ही है, और अगर चैलेंज ना हो तो फिर जॉब का फ़ायदा ही क्या है, उसमें फिर आपको मतलब फील नहीं आएगा। तो चैलेंज को मतलब स्वीकार करो और मतलब आगे बढ़ना चाहिए उस चीज़ को। बाकी वर्दी वाली नौकरी है, कितना अच्छा लग रहा है कि एक वर्दी पहनने को आपको मिलेगी? नहीं, मतलब अंदर से मैं बता नहीं सकता, इतना खुशी है कि मतलब अब मुझे एक वर्दी मिलेगी, और उस पर कह नहीं सकता, मतलब अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते उस चीज़ को। बिल्कुल, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, वर्दी आप पे शूट भी करेगी। Thank तो प्रशांत भाई, और बहुत सारे सवाल रहते हैं बच्चों के, जैसी तैयारी करते हैं तो बच्चों के मतलब ये रहता है कि उनके माँ बाप से प्रेशर रहता है, रिश्तेदारों के प्रेशर रहता है, तो आप उस प्रेशर को कैसे टैकल करते थे? प्रेशर फैमिली का तो इतना नहीं रहता था मेरे पास, बट ये जो आसपास के रिलेटिव्स थे उनका रहता था। तो मैं क्या करता था कि उनका सुनने के बाद भी मैं छोड़ देता था कि नहीं करना है, जो बोल रहे बोलने दो, बट इनको एक दिन रिजल्ट देना है, ताकि ये तब लोग उस चीज़ को मतलब नहीं बोल पाएँ आगे। तो आपका बाकी का यह है कि बस थोड़ा इन चीज़ों से दूर ही रहें तो बेटर रहेगा। कि अगर आस पड़ोस में कोई बोलता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उनको मत कुछ पलट के मत जवाब दो, उनको जाओ अपने रिजल्ट से देना चाहिए, मेरा मानना ये है। जब आप पढ़ते थे तो आपकी जो बुक लिस्ट रहती थी वो क्या रहती थी? एक बार बच्चों को बताएंगे कि आपकी किस बुक लिस्ट को आप फॉलो करते थे? सबसे पहले मैं हिंदी से शुरू करना चाहूँगा। तो मैंने स्टार्टिंग बेसिक पढ़ा था, तो वो लूसेंट से पढ़ा था। फिर उसके बाद कुछ टाइम मैंने हरदेव वाहरी, एक राजस्थान पब्लिकेशन की है शायद वो बुक, तो हरदेव वाहरी से पढ़ा। तो ये 2 बुक्स मैंने अपनी मतलब हिंदी के लिए करी, और उत्तराखंड के लिए ज़्यादातर परीक्षावाणी, फिर अजय रावत, और जो मतलब उत्तराखंड के कल्चर से संबंधित थी तो उसके लिए मैं राजेंद्र बलोदी की बुक मतलब पढ़ता था।
और जीएस के लिए मतलब लूसेंट सबसे पहले बेसिक लूसेंट से कवर किया। तो उसके बाद में एनसीईआरटी की आती है महेश वर्णवाल जी की, तो एक वो बुक भी कुछ टाइम मैंने पढ़ी थी। फिर लास्ट टाइम पे मतलब एग्ज़ाम से 2 या 3 मंथ्स पहले मैंने कुछ दृष्टि पब्लिकेशन की बुक्स थी, तो कुछ बेसिक जो डाउट्स रहते थे मेरे, तो वो मेरा वहाँ जाके ख़त्म हुए। तो मैंने कुछ जीएस की मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी की मैंने वहाँ से थोड़ा कुछ नोट्स बनाए थे पढ़ने के लिए। अभी मतलब प्रॉपर आगे देखनी है उस बुक्स को। और बाकी आप करंट अफेयर और रीजनिंग? करंट अफेयर्स मैं डेली देखता था, और मतलब रीजनिंग के लिए मैं डेली 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करता था। उसके लिए मैं एक एस चंद्र की बुक आती है रीजनिंग की, और एक लूसेंट की आती है, तो मतलब मैंने एस चंद वाले पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, तो उससे मैंने रीजनिंग की पढ़ाई की थी। और कंप्यूटर वगैरह कैसे पढ़ते थे आप? कंप्यूटर कुछ ऑनलाइन सोर्स मिल गए थे, उसके बाद परीक्षा मंथन है कि तो मैं वो कंप्यूटर वगैरह उससे पढ़ता था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने जो एग्ज़ाम निकाला इतनी ही बुक आपने फॉलो करी? हाँ, इतनी ही इनफ है। और इन बुक्स को पढ़ने का तरीका क्या रहता था आपका, कि कैसे नोट्स बनाकर पढ़ते थे कि आप, या फिर मतलब किस तरीके से आप नहीं, पढ़ते थे? सबसे पहले मतलब मैं क्या करता था कि जैसे कोई सब्जेक्ट बुक है तो उसके अपने शॉर्ट नोट्स बनाता था, क्योंकि बुक्स तो बहुत ज़्यादा है, आपको उसमें कुछ चीज़ें पढ़नी भी होती हैं, नहीं भी पढ़नी होती, तो मैं अपने शॉर्ट नोट बनाता था, ताकि जो एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले रिवीजन अच्छे से हो सके। तो मतलब मेरी स्ट्रेटजी यही होती थी कि अपने नोट्स बनाओ और उसके आप फॉलो करो। ठीक है। इसके अलावा आपने जैसे बताया बुकों को फॉलो करते थे, जब आपका सिलेबस हुआ तो आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाए? हाँ, कुछ टाइम मैंने मॉक टेस्ट भी लगाए थे ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन आप मॉक टेस्ट जाते थे। कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है मॉक टेस्ट का लाइफ में, मतलब एग्जाम निकालने के लिए? मॉक टेस्ट से मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मतलब मैंने इतना पढ़ाई, मतलब इतना मैंने सिलेबस कंप्लीट किया है। तो उसमें मॉक टेस्ट में आपका मतलब ये रहता है कि आप अपने आप को आंक सकते हो कि आपने कितना अच्छा किया है, कितना नहीं किया है। तो और उसके बाद में आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो बहुत हेल्प मिलती है उस मतलब जो प्रैक्टिस साइट वगैरह होते हैं, कि आपको वहाँ पे ये रहता है कि क्या गलती नहीं करनी है, क्या गलती नहीं करनी होती है। अब कई बार बेसिक ये होता है कि बच्चे क्वेश्चन पेपर में टिक लगता है, आंसर सही है, उसके बाद OMR भरते टाइम कभी गलतियाँ हो ही जाती हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर है, बेसिकली हो ही जाती है। तो आपको वो प्रैक्टिस साइट में वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो आगे आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आप उन चीज़ों पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर सकोगे। जो नया पैटर्न आपने देखा, इस पैटर्न को आप किस तरीके से देख रहे हैं? चलिए, आपने वो जवाब तो दे दिया कि कुमाऊनी गढ़वाली, लेकिन जो पैटर्न हमारा बदला है, आपने देखा थोड़ा सा कथन या चयन वाला हो गया, ये पैटर्न कैसा है? ये पैटर्न मतलब है तो ठीक कह सकते हैं, बट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम आई है तो उसके बाद में आपको यह है कि आपको उस प्रॉब्लम को भी फेस करना है। तो अपनी इस मतलब तैयारी में उस हिसाब से करिए कि अगर चाहे ये कथन कारक हैं तो उस चीज़ को भी अपना बनाना चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग की, ताकि अच्छे कर सके एग्ज़ाम में। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सभी जवाब मिल गए होंगे और आपको बेहतरीन यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। अंत में लीलाधर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई अगर एक बच्चा है, जैसे बेसिकली चाहे वो काफ़ी टाइम से पढ़ रहा है या नया है, कैसे वो शुरुआत करे, कैसे खुद को मोटिवेट रखे और कैसे सिलेक्शन ले और आपकी तरह यहाँ पर बैठे? उसके लिए ये है कि आपको मतलब अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपका जब तक टारगेट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और अपना मतलब डेली आपको करना चाहिए कि पढ़ाई स्टडी है कि कंटिन्यूटी बनानी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप 2 दिन पढ़ रहे हो, तीसरे दिन घूम लिए, चौथे दिन फिर बैठोगे, तो नहीं हो पाएगा। तो आपको एक मतलब सीमित दायरे में रहना है और अपना फ्रेंड सर्कल भी उसी पर्पज़ से बनाना है कि जहाँ से आपको कुछ हेल्प मिले, सीखने को मिले। और हमेशा मतलब क्वेरी रखो कि आपको कुछ सीखना ही है। अगर आपको आता भी है तब भी आप आगे कोशिश करो कि आपको मुझे कि बताएं कि मेरे को कैसे सीखना है, कैसे करना है। तो आगे मतलब आगे जो सीनियर्स लोग निकल रखे होते हैं उनसे अपना टाइम पे गाइडलाइन लेनी चाहिए। और मतलब मोटिवेशन के लिए मतलब मैं ऐसे कुछ पर्टिकुलर बोल नहीं सकता। ठीक है, बल्कि आपने बहुत अच्छा बताया और आपकी बातों से मुझे लगता है कि बहुत से लोगों में कॉन्फिडेंस भी आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो इसी तरीके से बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नए गेस्ट के साथ। धन्यवाद।